आने की चांसेस इस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एक्सरसाइज जो आप अभी पेपर दो बनाओ हमारे पास वो, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 4-5 क्वेश्चन लिखे। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रखेंगे। 11.4 आएगी ना उसमें? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या लिखा है। अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। मतलब क्या है इसका? अच्छा, डोम क्या होता है? कटोरी। डोम ऑफ बिल्डिंग, डोम मतलब कि ढांचा। देखिए नॉर्मली जो, हाँ, जो गुरुद्वारे होते हैं आपने देखा होगा, उसमें जो ऊपर जो हेमिस्फेयर शेप होती है उसको डोम कहते हैं। ठीक है, वो जो गोल शेप, जैसे ताजमहल में वो जो ऊपर जो गोल शेप है ना, उसको डोम कहते हैं। तो एक बिल्डिंग का डोम है, मतलब ऊपर का हेमिस्फेयर, इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड। उसको अंदर से क्या किया गया है? वाइट वॉश किया गया है। किसको? डोम। 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 तो डोम आपके पास लगभग इस हेमिस्फेयर शेप का है, कुछ इस तरीके से इंग्लिश ऐसा कुछ। ठीक है, और लगभग कुछ ऐसे ऐसे उल्टी कटोरी टाइप का है, और इसको व्हाइट वॉश किया गया है। हाँ जी, एट द कॉस्ट ऑफ 4989.6 रुपीज। इतने रुपीज में। तो ये जो 4989 रुपीज है, ये क्या, किस चीज के रुपीज है? वो नहीं, व्हाइट वॉश के अंदर, वॉल्यूम के? व्हाइट वॉश मतलब व्हाइट वॉश करने के टोटल रुपए में। सही है, अंदर से। अब आपको याद है टोटल कॉस्ट की इक्वेशन क्या थी? टोटल कॉस्ट की इक्वेशन होती है टोटल कॉस्ट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया ऑफ व्हाइट वॉश, याद हो तो आपको ऐसे बना देते हम टोटल कॉस्ट की इक्वेशन। मैं ये इक्वेशन आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको यहाँ टोटल कॉस्ट गिवन है और आपसे कुछ पूछेगा वो रेडियस, क्योंकि रेडियस नहीं पता है इसके। अच्छा जी, इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, क्या मतलब है? ये 20 रुपीज क्या है भैया 1 मीटर ये? रेट है, बिल्कुल। 1 मीटर स्क्वायर का व्हाइट वॉश का ये क्या है? रेट है। अच्छा जी, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम। क्या बताना है? इनर सरफेस एरिया। भाई इनर सरफेस एरिया भी चलो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन कुछ भी निकालने के लिए हेमिस्फेयर में क्या चीज चाहिए? रेडियस। रेडियस इज मस्ट। सही है, और रेडियस इसमें मिसिंग है, और रेडियस मिसिंग है तो फिर पक्का क्या बनेगी? एक इक्वेशन। अब इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन तो सरफेस एरिया देता, वॉल्यूम देता, कुछ तो देता जिससे हम इक्वेशन, लेकिन उसने वो सब तो दिया नहीं, बल्कि क्या दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट। तो कोई बात नहीं, टोटल कॉस्ट से बनाएंगे इक्वेशन। टोटल कॉस्ट की इक्वेशन मैंने आपको बताई, रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ व्हाइट वॉश। जहां व्हाइट वॉश होगा उस पहले उस एरिया को निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, आर के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए। फिर लास्ट में क्या बनाएंगे आप? उसकी इक्वेशन, और उसमें से क्या निकाल के ले आएंगे? आर। आर निकलते ही सरफेस एरिया भी निकल जाएगा और वॉल्यूम भी निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? शुरू करें। आने के चांसेस सबसे हाई है इस क्वेश्चन पे, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम्स में। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डोम लिख लेते हैं। डोम कौन सी शेप है? स्फेयर। सॉरी 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 सॉरी, स्फेयर नहीं, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। ठीक है, डोम। अब रेडियस इसकी पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रेडियस क्या मान लीजिए? R। ठीक है, टोटल कॉस्ट तो दिया हुआ है। 4900 टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 4989.60 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। ठीक है, अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश। हाँ भाई, कितना है? ₹20। सही है। अच्छा जी, अब एरिया ऑफ व्हाइट वॉश निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ व्हाइट वॉश। हाँ भाई, कहाँ हो रहा है व्हाइट वॉश? के इनर सीएसए पे। सीएसए का फॉर्मूला बता दीजिए। वो 4 पाई लगा है हेमिस्फेयर सीएस का। 2 पाई। सही है।
आइए इक्वेशन सेटअप करते हैं। इक्वेशन बताइए क्या है। टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट इक्वल होगा रेट इनटू में एरिया ऑफ वाइट वॉश। सही है। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट कितना था? 4,989 इक्वल टू में रेट कितना है? 20। रेट पता है ना? हाँ, एरिया ऑफ वाइट वॉश कितना है? 2πr। मुझे इस पूरी इक्वेशन में क्या निकालना है? आर, है ना? आर निकलते ही फिर आपको मामला मिल जाएगा। 0.6 लगा दो और हटा के 10 100 लगा दो। बोलो भाई, शुरू करें? ठीक है जी। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 20 हो गया, 2 हो गया, पाई की जगह रखेंगे हम 22/7 आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 49896 अपॉन में 10 लगा देता हूँ, या 0 लगा के फिर एक और 0 लगा, यहाँ पे 0 0 काट देना, यही आएगा। बोलो भाई कैसे करूँ? ठीक है, तो फिर एक काम करो, 0 को मतलब, ठीक है, पॉइंट के बाद 0 की वैसे ही वैल्यू होती नहीं है। ओके, अब आप क्या करिए, आर स्क्वायर को कर दीजिए अकेला। तो यहाँ पे 49896 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन में 10 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 11 से कट कर लेते हैं 2 बार। 11 से कट कर रहे हैं, 11 4 बार पे 44, सही है, 58 हो जाएगा 5 बार पे 55, 39 बचेगा 3 बार पे 33, और 6 बार पे 66। बोलो। ठीक है, देखो ऐसे करोगे ना तो आएगा। थोड़ा सीखो करना, अभी आप सीखने की एज में हैं, तो आप सीखिए, धीरे 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 आप ये डायरेक्ट काट पाएंगे 11 से भी। देखो मैंने 11 से काटा डायरेक्ट, ठीक है। 2 से काटते हैं, चलिए 2 से 1 बार पे, हाँ भाई 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 13 हो गया, 6 2 जा 12, फिर 16 हो गया, 8 2 जा, सही है। फिर 2 से कट कर लेते हैं, 1 1 3 4, फिर 2 से कट कर लेते हैं, 10 5 और 6 और 7, ठीक है। बाकी कुछ कटिंग 10 वैन को तो मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को 2 10 भी हैं, तो स्क्वायर हटा के रूट लगाऊंगा तो एक 10 बाहर निकल भी आएगा, सही है। अब बाकियों को कट मत करिए अब। हाँ बोलिए बोलिए। अब मेरे पास जो आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास आया है मामला, एक तो 567 है, इंटू में 7 है, अपॉन में 10 इंटू 10, और यहाँ पर आर स्क्वायर। अब आप बताइए, क्या मुझे इनको मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बना लेना चाहिए, या 567 को और तोड़ देना चाहिए? और तोड़ देना पे मेरे को तो जोड़े बनाने हैं। ये स्क्वायर हटा के कल को यहाँ पे क्या लगने वाला है? रूट। रूट से बाहर निकलने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? जोड़े। तो जोड़े को ढूंढो ना, मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर बनाओगे, फिर बड़े नंबर को छोटा करोगे, फिर तोड़ोगे, बेटर है ऑलरेडी टूटे पड़े हैं, इनको और तोड़ दीजिए। अब 567 को कैसे तोड़ दे भैया? आप एक काम करिए, 567 का क्या कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 से कट सकता है, 8 7 और 1 9, सही है। नहीं, प्राइम नंबर से काट, 3 से काट लेते हैं 27, 3 से काट लेते हैं 9, 3 से काट लेते हैं 3, 3 से काट लेते हैं, तो मतलब 567 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 3 और मल्टीप्लाइड बाय। अब तो देखो प्रॉपर जोड़े भी बन गए, और इसके ऊपर आप क्या चढ़ा दीजिए, तो एक तो ये 3 निकल के बाहर आएगा, एक इनसे 3 बाहर निकल के आएगा, और एक इन दोनों से 7 निकल, तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू 7 और अपॉन में 10, और यहाँ पे 7 9 जा 3 3 जा 9 और 7 9 जा 63, तो आपके पास आएगा 63 अपॉन में 10, तो 6.3 इज द रेडियस। हाँ जी, अब बताओ क्या क्या पूछा आपसे? सरफेस एरिया फॉर्मूला 2πr², और क्या पूछा? वॉल्यूम पूछा है, 2 पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। वॉल्यूम ऑफ एयर भी पूछा है जो उसके अंदर आ सकती है, तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम निकालने में कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रेडियस आ चुकी है आपके पास, तो सरफेस एरिया ऑफ डोम, है ना? हाँ जी, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है आपके पास, 2 by r²।
भाई देखो सरफेस कहाँ है, डोम में सरफेस सिर्फ ऊपर ही ऊपर में है, नीचे का वो जो सर्कल है वो काल्पनिक है, वो दिखता थोड़ी है। आप कभी किसी ताजमहल के अंदर गए हो, जब आप ऊपर देखते हैं तो गोलाई ही तो दिखाई देती है, वो जो उसका जो वो सर्कल है वो सतह थोड़ी है, वो तो खाली पड़ा है ना, तभी तो आप नीचे से देख पा रहे हैं, वरना आपको तो फ्लैट दिखाई देता है ऐसा कुछ। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब मैं मान गया आप जो कहना चाहते हो वो ये है कि भैया इसमें ये कर्व भी आएगा और ये भी तो आएगा, अरे आएगा जरूर, लेकिन ये सतह है थोड़ी, ये तो खुली पड़ी है, तभी तो आप इस डोम को देख पा रहे हो। और व्हाइट वॉश इस पर थोड़ी होना है, सतह पर होना है, सतह तो यही वाली है बस। तो आपको जो सरफेस एरिया पूछा है वो ये वाला पूछा। तो 2 इंटू में पाई की जगह क्या, 22/7, आर स्क्वायर की जगह 63/10 इंटू में 63/7 से आप उसको काट ही लेंगे 9 बार पे, 9 2 18, 18 2 अच्छा नहीं सॉरी पीछे 63 भी है ना, 9 2 18 और 18 2 36 और 36 इंटू में 63, 6 3 18, 1 ऊपर कैरी गया, 6 6 36, 1 ऊपर कैरी गया 90, यहाँ पे आएगा 8602, इसको 11 से और कर रहे हैं हम, यहाँ पे 8, 8 + 6 14, 7 2 और 2 अपॉन में, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 22.748 मीटर। भैया 100 है, ये 100 अरे यार यहाँ है। दोबारा तो 22.748 मीटर। अच्छा जी, अब आपसे वॉल्यूम ऑफ एयर भी पूछा है, 2/3 पाई आर, तो उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास 2/3 पाई आर 2.3 πr, मेरे ख्याल से ही कर लेंगे आप वॉल्यूम तो। हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से करना है? ठीक है, तो आपको वो जो 4869 जो दिया हुआ है 0.6, वो आपको टोटल कॉस्ट है, तो आपको रेडियस तो आर माननी है, इक्वेशन जनरेट होगी टोटल कॉस्ट से, क्योंकि टोटल कॉस्ट ही दिया हुआ था। कभी वॉल्यूम दिया हुआ तो वॉल्यूम के फॉर्मूले जनरेट करो, टोटल कॉस्ट दिया तो टोटल कॉस्ट वाले फॉर्मूले से करो, इक्वेशन बनेगी। आर के रेस्पेक्ट में बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आर को अकेला कर दीजिए, ठीक है। सुनना है, इसमें कोण नहीं है, इसमें हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है आदित्य, कोण का नहीं निकालना। डाउट ले रहे हो? हाँ एक क्वेश्चन और है मेरा, उसको फिनिश कर देते हैं जिससे आपका हिसाब किताब भी निपट जाए, इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको और देखो। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स हैं, मतलब 27 आयरन स्फेयर हैं छोटे छोटे जैसे कंचे टाइप के, ईच ऑफ रेडियस आर, हर एक की रेडियस कितनी है, तो बिल्कुल ठीक है, छोटा छोटे हैं और 27 हैं, तो भाई सारे के सारे तो नहीं बनाएंगे, मैं आपके लिए बस रैंडमली कोई 3 बना रहा हूँ, ठीक है, पर आप ध्यान रखिएगा हैं कितने हैं, 27, ठीक है, और भी है, चलिए कोई बात नहीं। तो स्मॉल स्फेयर्स हैं हमारे पास 27 है टोटल, ठीक है। ऑफ सरफेस एरिया, मतलब रेडियस तो इनकी आर है और सरफेस एरिया कितना है, एस है, कैपिटल एस, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फेयर विथ सरफेस एरिया एस डैश, S1 S डैश मान लीजिए, मतलब क्या है, इन 27 स्फेयरों को पिघलाया गया है और एक बड़ा स्फेयर तैयार किया गया है। अब हाँ, अब इनको पिघलाकर जब ये बड़ा स्फेयर बना है, तो इन 27 का वॉल्यूम और इस बड़े वाले का वॉल्यूम आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा, ये बात तो तय है, ठीक है जी। और आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सरफेस एरिया एस डैश, और उस बड़े वाले का जो सरफेस एरिया है उसको एस डैश माना गया, और इनका सरफेस एरिया, ठीक है, इसका जो सरफेस एरिया है उसे क्या माना गया है, एस डैश, ठीक है, और इनका जो सरफेस एरिया है इसको क्या माना गया है, एस,
इसके को क्या माना गया है, एस डैश। अब इसकी रेडियस तो पता नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, यही शायद आपको बोला भी है। फाइंड करना है आप क्या, रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फेयर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दो स्फेयर मान रहे हैं हम। ये वाले जो हैं ये तो आपके आयरन स्फेयर्स हैं, वैसे आयरन तो ये भी हो गई, ठीक है, बट स्मॉल स्फेयर मान लीजिए, ठीक है, स्मॉल स्फेयर, स्मॉल आयरन स्फेयर, ये बिग आयरन स्फेयर, लार्ज मान लीजिए। ठीक है, आपको इसका आर डैश निकालना। अब आर डैश निकालने के लिए आप बताइए इक्वेशन बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए ना। अब इक्वेशन बनेगी कैसे, क्या चीज है जो सेम है, वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम। तो आप क्या करिए, आप छोटे वाले स्फेयरों का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 27 कर दीजिएगा और उसको इक्वल कर दीजिएगा इसके बड़े वाले के वॉल्यूम, और उसमें से आर डैश को क्या करिएगा, अकेला उसको निकालेगा। समझ में आ रहा है क्या करने वाले, स्टार्ट करें, आइए करते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं स्मॉल स्फेयर, रेडियस कितनी है इनकी, आर। ठीक है, प्रीत एक काम करो, उसको बंद करिए वापस। रेडियस है इसका आर, सरफेस एरिया भी इसका हम लिख ही लेते हैं, लाओ लगे यार, सरफेस एरिया कितना है इसका, एस। सही है, ये दोनों बातें दी हुई थी ऊपर से प्रीत, हाँ ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लार्ज स्फेयर, इसका रेडियस हमने लेट किया हुआ है, हालांकि हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आर डैश, और इसका सरफेस एरिया जो है वो आपके पास एस डैश। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फेयर। भाई बता दीजिए अगर इक्वेशन नहीं समझ में आ रही है, उसको पिघला कर ही तो बनाया है, तो इनका 2700 का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कैसा होगा आपस में, सेम होगा। तो यहाँ पर आपके पास 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर, फॉर्मूला बता दीजिए। स्फेयर है स्फेयर, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरी तरफ देखें तो वॉल्यूम लार्ज स्फेयर 4/3 पाई आर डैश क्यूब, है ना। इसका आर डैश था ना, उसका आर था तो उसने आर चलाया। अब कटिंग कर लेते हैं और हमें आर डैश को अकेला करना, ध्यान रखिएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, बता दीजिए नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करिए, आप आर डैश को अकेला कर दीजिए। पहले आप मुझे बताइए आर डैश क्यूब बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच गया, 27 आर क्यूब, बाकी सब तो कटिंग वटिंग होगी। अब आपके पास आर डैश अकेला करना है, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा देना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट लगता है तो 2-2 के पेयर, क्यूब रूट लगता है तो 3-3 के पेयर, ठीक है। नहीं है रिया, इस वाले गेट को क्लोज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 27 है, हम इसको तोड़ सकते हैं 3 × 3 × 3। मेरे ख्याल से इसको बताने की जरूरत नहीं कैसे टूटेगा, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आर क्यूब को आर इंटू भाई जोड़े बन नहीं रहे हैं मेरे ख्याल से, एक जोड़ा ये बन गया, 3 का एक जोड़ा ये बन गया, तो कितना बनेगा आर डैश की वैल्यू 3r। तो आर डैश की वैल्यू आपके पास, भैया पर ये प्रॉपर आंसर नहीं निकल गया यार, कोई बात नहीं, आर डैश की वैल्यू जो भी आई है वो सही है, ऐसे ही करना, ठीक है। तो आपसे जो पहला पूछा था उसने हिसाब किताब वो तो आपने कर दिया, बस ये कि हाँ जी फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, आर डैश निकाल दो। अब आपको रेशियो और बताना था, एस और एस डैश को, एस पहले रखना है फिर एस डैश। तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर। बिल्कुल सही बात। सही है बता दो। ठीक है, तो आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो ये इसका मतलब हो गया आपके पास एस अपॉन में एस डैश। अच्छा जी,
अब आप एक चीज और समझा दीजिए, एस में क्या लिखेंगे आप बताइए? 4 स्क्वायर 4 पाई आर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से आपके पास आर स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर बचता है। आर डैश की जगह आप 3 आर लिख सकते हैं, निकाला है अभी आपको खुद देर पहले। होल स्क्वायर 6 आर तो यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन में, ए यार हद है यार, 6 बता रहे हैं कसम से। 1:9। तो आपके पास रेशो कितना बन गया? 1/, रेशो हो गया आपके पास 1 रेशो। भाई बता दीजिए नहीं आया तो। ठीक है, तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन और थे। इसके अलावा अगर कोई और इश्यू है तो बताइए। ठीक है, सर्कल चैप्टर, सर्कल पूरा चैप्टर नहीं करा रहा मैं आपको, थोड़ा सा समझ लीजिए सर्कल के रिगार्डिंग, बेसिक समझ लीजिए। पहले आप बताइए सर्कल क्या होता है, एनी आइडिया? 2D शेप सही है, क्योंकि आप सरफेस लेवल में पढ़ चुके हो तो 2D शेप में है। और बताओ सर्कल के बारे में और क्या जानते हो? रेडियस सर्कल में, सर्कल देखिए, अगर वैसे तो कोई सर्कल पूछता नहीं है क्या होता है, लेकिन इन केस अगर पूछ ले तो सर्कल जो है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये पॉइंटों का क्या है? कलेक्शन है। आपके पूरे इसमें 2 चैप्टर हैं जो तकलीफ देते हैं, एक है क्वाड्रिलेटरल और एक है सर्कल। आसान है वो तो। हाँ हाँ आ गया है ना, क्योंकि बहुत मेहनत करी है उस पर, बहुत टाइम, बहुत धीरे धीरे समझाया क्वाड्रिलेटरल को। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are equidistant। इक्विडिस्टेंट ये जो वर्ड है ये काफी पॉपुलर है मैथ्स में। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस पर। तो सर्कल क्या है? एक पॉइंटों का कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब ग्रुप है, जो कि एक गुच्छा है किनका? पॉइंटों का, जो कि बराबर दूरी पर है, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट known as center, known as center। मीनिंग समझाओ देते हैं भैया जैसे एक सर्कल में जितने कलेक्शन ऑफ, भाई, जैसे ये एक सेंटर हो गया, इस पॉइंट से बराबर दूरी पर सारे पॉइंट होंगे। अब जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और इसी सर्कल और जब ये पॉइंट और नजदीक होते चले जाते हैं तो क्या बन जाती है? सर्कमफ्रेंस, कर्व बन जाता है। और इस कर्व को ही किसे डिनोट किया गया है? उसका नाम दिया गया इसको प्रॉपर, लाइक सर्कल। तो सर्कल क्या है? पॉइंटों का कलेक्शन। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लेकिन उन सारे पॉइंटों की एक खासियत है। वो खासियत ये है कि वो एक पॉइंट से बराबर दूरी पर हो। ठीक है, तो सर्कल वैसे पूछते नहीं है सर्कल क्या होता है, बट आपको फिर भी इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं होती टीचरों को भी। कहा हो गया सर्कल क्या? सर्कल। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब किसी भी नौसिखिए को पूछो आप सर्कल क्या है, वो यही बना देगा सर। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ, ये पॉइंटों का कलेक्शन है। ये पॉइंटों का क्या है? कलेक्शन है, जो कि एक दिए गए पॉइंट से या सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं। अब इस इन पॉइंटों की खासियत यह है कि अगर इस पॉइंट की दूरी यहां से मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इस वाले की दूरी भी यहां से 5 सेंटीमीटर की हो, इधर भी 5 सेंटीमीटर ही हो, और हमेशा 5 सेंटीमीटर ही होगी दूरी। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए बीच में सन है। हाँ, तो जो अर्थ है वो इसके चारों ओर घूमती है, ये बात तो जानती है आप। ठीक है, अब आपसे सवाल यहाँ पर यह है कि ये सर्कल में घूमती है या किसी और ऑर्बिट पे? कैसे बात का जज करते हैं भाई? मतलब पहले जो ऋषि मुनि थे वो, उन्होंने मतलब इस बार एक मैं पहले ही बता दिया था कि ये एलिप्टिकल ही होगा।
ये सर्कल नहीं है, इसमें इलेप्टिकल को ना कुछ और वर्ड बोलते हैं हिंदी में, उन्होंने बोल दिया था ये सर्कल में तो नहीं है, ठीक है, इलेप्टिकल में ही है। ओके, अच्छा अगर सर्कल में होता, मान लो इलेप्टिकल में नहीं होता, सर्कल में होता, क्या बदलाव होता फिर? सन सेंटर था वैसे हाँ नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ, मान लो एलिप्टिकल नहीं होता, ऐसा सर्कल होता, जल्दी जल्दी घूमता। तो क्या ही फर्क पड़ता? भैया फर्क ये पड़ता है एलिप्टिकल होने से क्या फर्क पड़ता है? सीजन सीजन्स बोलते हैं एलिप्टिकल होने से। गर्मी गर्मी रहती एक जैसा ही मौसम होता है हमेशा, एक जैसा ही मौसम थ्रू आउट, थ्रू आउट लाइफ एक ही जैसा मौसम, आप मतलब गर्मी ही पड़ रही है तो गर्मी ही पड़ रही है, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे। अब क्या एलिप्टिकल होता है, एलिप्टिकल की खासियत होती है कि, अच्छा एलिप्टिकल, एलिप्टिकल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इलिप्स, एलिप्टिकल नहीं बोलते इसको, इलिप्स बोलते हैं। इलिप्स में दो सेंटर होते हैं, हाँ कैपलर वाला भी बोलते हैं उसको, और इस तरीके से मूवमेंट होती है। और इस, अब ये क्या मतलब इलिप्स क्या है भैया फिर? ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, ये भी पॉइंटों का कलेक्शन ही है, जिसकी दूरी, इसको F1, इसको F2, इस सेंटर को F1, इसको F2, वैसे फोकाई के नाम से जानते हैं, फोकस बोलते हैं। हाँ तो इससे और इससे डिस्टेंस हमेशा प्लस करके बराबर होता है। मतलब जैसे मान लीजिए, समझाता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस लेट इट बी 5 है, ये वाला लेट इट बी 6 है, तो 6 + 5 11। अब यहां पर होगा ना, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस प्लस करके भी 11 ही बनेगा, मतलब 9 और 2, हर जगह से 11 ही आता है। इलिप्स की ये खासियत होती है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट whose sum of the distance from both the foci is arc is constant। इक्वल नहीं बोलते, इक्वल वर्ड अलग चीज में, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, 11 है तो 11 ही मेंटेन होगा, 6 है तो 6 ही मेंटेन होगा, ये इलिप्स की खासियत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो सर्कल आपने पढ़ लिया, सर्कल क्या है? which are equidistant from the given point known as center। ठीक है, अच्छा जी, अब सर्कल के बारे में कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सर्कल की जो बाउंड्री होती है, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस जब बोलते हैं तो बच्चों के माइंड में एक चीज आती है, भैया एक वर्ड और भी आपने बताया था बाउंड्री के लिए, पेरीमीटर। क्या भैया? भाई पैरामीटर अलग चीज होता है, पेरीमीटर अलग चीज होता है। पैरामीटर वर्ड जो है उसमें मतलब ए आता है, और पेरीमीटर में ई है आपके पास, ठीक है, और पैरामीटर का मतलब अलग चीज है। पेरीमीटर का मतलब होता है इट्स अ बाउंड्री। भैया फिर मतलब सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस वर्ड क्यों यूज किया, पेरीमीटर क्यों नहीं यूज किया? तो क्या भैया पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस अलग अलग चीजें हैं क्या, या सेम ही है? आंसर है ये अलग अलग चीज, ठीक है, अलग अलग चीज है। पेरीमीटर का मतलब अलग चीज होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब अलग चीज होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्रीज, इसमें 2 पाई आ अरे सुन तो लो, सम ऑफ बाउंड्रीज। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है सम ऑफ कर्व पार्ट, कर्व पार्ट। अब यहां दिक्कत क्या है कि सर्कल में स्ट्रेट बाउंड्री है ही नहीं, तो इसीलिए सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में आप फर्क नहीं देखते, आप दोनों का एक ही मामला बैठता है। और टीचर भी इस बात को नजरअंदाज करते हुए कह देते हैं कि सरकमफ्रेंस पेरीमीटर एक ही बात है। पेरीमीटर में हर तरीके की बाउंड्री इंक्लूड होगी, सरकमफ्रेंस में कौन सी बाउंड्री इंक्लूड होगी? जो कर्व्ड है। सर्कल में कर्व्ड ही होती है, तो इसीलिए सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर सर्कल के केस में सेम होते हैं, सेम होते हैं। वैसे इनका मीनिंग अलग अलग है। भैया थोड़ा और समझाओ, देखो जैसे मैं आपको हेमिस्फेयर बना के दिखाता हूं, अब आप बताइए, जब इसमें पेरीमीटर की मैं बात करूंगा तो क्या ये कर्व पार्ट और प्लस ये स्ट्रेट लाइन ऐड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल ऐड होगी, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सारी बाउंड्रीज, चाहे वो कर्व की हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, उसे पेरीमीटर कहते हैं।
और सरकमफ्रेंस की जब मैं बात करूंगा तो सिर्फ ये कर्व वाले पार्ट को ही इंक्लूड करना है, ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी। बात समझ में आई? बोलो भाई दक्ष, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस बेसिकली इट इज अ सम ऑफ कर्व्ड पार्ट, वेयर एज पेरीमीटर इज अ सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा जी, सर्कल के बारे में एक चीज और जानिए। सर्कल में ये जो बाउंड्री होती है, क्योंकि ये कर्व है तो इसको आप सरकमफ्रेंस के नाम से बुलाते हैं। सरकमफ्रेंस पर अगर कहीं पर भी दो अलग अलग पॉइंट हों, और मतलब लेट इट बी ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको कॉर्ड बुलाते हैं। उसे क्या बुलाते हैं हम लोग? कॉर्ड। तो अगर कोई पूछे कॉर्ड क्या है, तो इट इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज अ लाइन सेगमेंट। भाई लाइन नहीं बोल रहा हूं मैं लाइन सेगमेंट बोल रहा हूं। तो इट इज अ लाइन सेगमेंट। भविष्य वो गेट क्लोज करो। इट इज अ लाइन सेगमेंट whose starting ending point is fixed. and ending point lies on circle, lies on circle, lies on circumference, कुछ भी बोल ले। It is a line segment whose starting and ending point lies on, बताइए सर्कल बोलूं circumference? सर्कल बोल दीजिए भाई, अभी बात करेंगे हम इसके बारे में। कॉर्ड क्या होता है? जो ये एक लाइन सेगमेंट है भैया, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों सर्कल पर आते हैं। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट है तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बारे में बात होंगी। तो जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों कहां लाई करते हैं? सर्कल पर या सरकमफ्रेंस पर। और इस जहाँ पे ये बनाया और इसी उसको होता तो कैसे बनाते हैं कोड? मतलब जैसे जहाँ पे आपने ए पॉइंट बनाया है, अगर इसी उस पे कर्व पार्ट पे थोड़ा सा ऊपर बना सकते। नहीं ऐसी नहीं ऐसी इसी वाले ऐसा है। हाँ ऐसे। ऐसा और नीचे होता था ये और तो यहाँ ए और यहाँ बी ऐसे ज्वाइन कर देते, बन गया। तो भाई दो पॉइंट लेने हैं आपको, तो कैसे भी बना लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल, एक सर्कल में कितनी कॉर्ड हो सकती है? इनफाइनाइट। सही है, सही बात है। अच्छा जी, चलिए एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं आपका कि भाई जैसे मान लीजिए सर्कल बनाया मैंने, यहाँ सेंटर हो गया। भाई हमारे साल में भी दिया को क्या? कोड पूछ रहे हैं कौन सा कोड कहाँ है? नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने एक बना दिया, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड, ये डायमीटर ये नहीं ये भी कॉर्ड है, ये सेंटर ये सारी कॉर्ड हैं। अब आप बताइए इन सारे कॉर्डों से एक ऑब्जर्वेशन है, बताओ क्या सोच आपको, आप इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है? ठीक है बोलो बोलो। इसका ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप सेंटर के नजदीक बढ़ रहे हैं, कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जा रही है, और फिर जैसे जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं कॉर्ड की लेंथ कम हो रही है। ये सारी ही कॉर्ड हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों के दोनों कहाँ है? सर्कल पे। तो सारी ही कॉर्ड है। भैया ये बाबू एक मिनट, जस्ट समझ में आया? आ गया ठीक है, सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड सबसे बड़ी है, और इसीलिए उस कॉर्ड को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, हम उसको बोलते हैं डायमीटर। अब अगर कोई पूछे कि डायमीटर क्या है, तो डायमीटर एक कॉर्ड है। लॉन्गेस्ट कोड डायमीटर क्या है? एक कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है पासिंग थ्रू द सेंटर। बहुत बच्चे डायमीटर कॉर्ड अलग अलग समझते हैं, नहीं, डायमीटर कॉर्ड एक ही है। भाई संस्कार क्लास में पढ़ने वाला प्रीत युक्ति का भाई भी है, इसको ऐसे समझो कि भाई ये सारी ही कॉर्ड हैं, लेकिन जो सेंटर से पास हुई है ना, उसको एक स्पेशल नाम दिया है, क्या बोलते हैं उसको? डायमीटर। ठीक है, तो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को एक स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, उसको डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन है, एज वी गो टूवर्ड्स द सेंटर लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंक्रीजेस। ठीक है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड डिक्रीजेस। हाँ बिल्कुल मैक्स, एंड दैट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर। बहुत बच्चे डायमीटर की डेफिनेशन मेरे को ट्वाइस ऑफ रेडियस बोलते हैं, गलत है।
डायमीटर की डेफिनेशन ट्वाइस ऑफ रेडियस नहीं है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन डायमीटर एक कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास होता हुआ जाता है। ठीक है, ठीक,